हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम डीएवी क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर का पार्ट 2 करेंगे, जिसका नाम है असल धन। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स क्लियर होंगे। फर्स्ट है तत्सम तद्भव, दूसरा विराम चिन्ह, तीसरा अपठित गद्यांश। तो इस चैप्टर को करने के लिए हमें सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्द जो हैं उनका टॉपिक क्लियर करना होगा। अगर आपको तत्सम तद्भव शब्द से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है हिंदी ग्रामर की, उसमें आप तत्सम तद्भव शब्दों की वीडियो देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और उस वीडियो में कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनके थ्रू आप तत्सम तद्भव शब्दों को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है। ख, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। ग, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। घ, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। अड़, दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब इन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। मीन्स इन 5 वाक्यों में जो भी ब्लैक बोल्ड वर्ड्स हैं उनको हमें छांटकर तत्सम और तद्भव शब्दों में डिवाइड करना है। अलग अलग उनको लिखना है, कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो पहले वाक्य में पहला शब्द है दुख, फिर आश्चर्य, देन दोष। तो सबसे पहले जो दुख है वो है तद्भव शब्द है। दूसरा है आश्चर्य, आश्चर्य होगा तत्सम शब्द। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रै की मात्रा लगी है। जिन भी शब्दों में रै की मात्रा ऊपर वाली और नीचे वाली होती है तो वो शब्द तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दोष में स षटकोण वाला श है तो ये भी तत्सम शब्द होगा। दूसरे वाक्य में है कर्मों, तो कर्म जो शब्द है उसमें भी रै की मात्रा आई है तो ये भी तत्सम शब्द हुआ। तीसरा है आँख, आँख में चंद्र बिंदु है तो जिन शब्दों में चंद्र बिंदु आता है वो शब्द तद्भव शब्दों के अंतर्गत आते हैं। चौथे में है गांव, गांव में भी चंद्र बिंदु है तो वो भी तद्भव शब्द होगा। लास्ट वाला है कान, तो ये भी तद्भव शब्द है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देन हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूहों में से तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। पहले में है मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा, तो इसमें जो मयूर है वो तत्सम शब्द है। दूसरे में है रात, जीवा, आग और चांद, तो इसमें जीवा कौन सा है? तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों में आधा वर्ण आता है वो शब्द भी तत्सम शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। ग के अंदर है काम, पैर, हाथ और सूर्य, तो सूर्य के अंदर अभी बताया था मैंने जिनमें रै की मात्रा आती है वो भी कौन से होते हैं? तत्सम शब्द ही होते हैं। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्द समूहों में से तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। पहला काठ, स्थान, गुण और दोष, तो पहले में होगा काठ। दूसरा है दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान। ठीक है, तो इसमें दुख और दही होगा। आश्चर्य के अंदर दोबारा से रै की मात्रा है और जिन शब्दों में आधा वर्ण आता है जैसे इसके अंदर द है तो वो भी तत्सम शब्द होते हैं, ये भी तत्सम है, ये दोनों तद्भव हो गए हैं। उसके बाद तीसरा है क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित, तो इसके अंदर होगा मोर। मोर जो है वो है तद्भव शब्द। अब आता है प्रश्न नंबर 4। खंड ख के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। खंड ख क के अंदर तत्सम शब्द हैं, खंड ख के अंदर तद्भव शब्द हैं, तो इन दोनों की मैचिंग करनी है। पहला शब्द है अक्षु, अक्षु मीन्स होता है आंसू, तो इसकी मैचिंग होगी आंसू से। अक्षु जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है और आंसू तद्भव शब्द है। दूसरा है क्षेत्र, क्षेत्र भी तत्सम शब्द है, इसकी मैचिंग होगी खेत से जो कि तद्भव शब्द है। तीसरा है निद्रा जो कि तत्सम शब्द है, इसकी मैचिंग होगी नींद से। निद्रा मीन्स होता है नींद, नींद है तद्भव शब्द। फोर्थ है जीवा, जीवा के मीन्स क्या होता है? जीभ, तो इसकी मैचिंग होगी जीभ से जो कि तद्भव है और जीवा तत्सम शब्द है।
लास्ट है अक्षी। अक्षी मीन्स होता है आँख, तो इसकी मैचिंग होगी आँख से। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो बच्चों पहले प्रश्न नंबर 4 के अंदर पहला और लास्ट वाला अक्षु और अक्षी ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से करना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं जिनमें फिलअप्स हैं और उनके सामने 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से जो करेक्ट वर्ड है उसको यहाँ पे फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है मेरे पाँव में डैश चुभ गया, कंटक या कांटा। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, तो हम कांटा बोलते हैं ना कि कंटक। पेड़ के डैश गिर गए, पत्र या पत्ते, तो पत्ते। थर्ड है वे कल डैश प्रवेश करेंगे, क्या गृह प्रवेश या घर प्रवेश। हम क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश करेंगे। फोर्थ है रावण के 10 सिर थे, 10 या 10, तो 10 सिर थे। स से सलेट वाला जो 10 है वो। और है भगवान को डैश स्नान कराओ, दूध स्नान या दुग्ध स्नान, तो क्या बोलते हैं, भगवान को दुग्ध स्नान कराओ। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के हमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों लिखने हैं। तो क में है नाक का चित्र, तो नाक का तत्सम शब्द होता है नासिका और तद्भव नाक। ख में है सूर्य, तो तत्सम सूर्य, तद्भव में बोलते हैं सूरज। ग में है पत्ता, तो तत्सम शब्द होता है पत्र और तद्भव पत्ता। घ में है आम, तो तत्सम शब्द होगा आम्र और तद्भव होगा आम। अड़य में है मोर, तत्सम में मयूर और तद्भव में मोर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। स्तंभ क में विराम चिन्ह है, ख में उनके नाम दिए गए हैं, तो इनकी मैचिंग करनी है। फर्स्ट जो ये चिन्ह है इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह, जो बड़े वाला डैश होता है। दूसरा है कोमा, जिसको बोलते हैं अल्प विराम। तीसरा है डबल इन्वर्टेड कोमा, जिसको हम बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। चौथा है प्रश्न सूचक, जो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा है पूर्ण विराम। छठा है जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा होते हैं उसको बोलते हैं एकल उद्धरण चिन्ह। सेवंथ पर है डॉट और जो कोमा होता है जो उसको बोलते हैं अर्धविराम। आठवें में डैश है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और 9वें में है जो विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे चिन्हों की मैचिंग हो गई है जो विराम चिन्ह है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से हमें विराम चिन्ह पहचानने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो पहला वाक्य है हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह यूज़ हुआ है, इसमें बस एक ही विराम चिन्ह यूज़ हुआ है जो लास्ट में है पूर्ण विराम। तो विराम चिन्ह हो गया ये और इसका नाम है पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इस वाक्य में एक विराम चिन्ह ये है, दूसरा ये है, तो इस वाले विराम चिन्ह को बोलते हैं एकल उद्धरण और जो वाक्य के पूर्ण होने पर लगाया जाता है लास्ट में वो है पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य है हम एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। तो इसके अंदर कौन कौन से विराम चिन्ह यूज़ हुए हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस कोमा को क्या बोलते हैं, अल्प विराम। दूसरा ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। चौथा वाक्य है आंटी आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। तो पहला
ये वाला चिन्ह हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो पहला है दोहरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा है ये अल्प विराम, तीसरा है ये विस्मयादि बोधक और चौथा लास्ट में पूर्ण विराम। पांचवा वाक्य है पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो एक तो ब्रैकेट हो गया जिसको कोष्टक बोलते हैं, दूसरा है जो वाक्य के पूर्ण होने पर लगाया गया है पूर्ण विराम। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें विराम चिन्ह लगाना है। पहला वाक्य है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक नॉर्मल वाक्य है, इसके अंदर लास्ट में पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरा है मैं चिल्लाया, यह कूड़ा किसने फेंका है। मैं चिल्लाया, अल्प विराम, यह कूड़ा किसने फेंका है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया तो प्रश्न सूचक चिन्ह, दूसरा इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो इसमें बड़े भाई साहब क्या है, एक कहानी का नाम है जिसको हम एकल उद्धरण चिन्ह में लेंगे और दूसरा कहानी पढ़ी के बाद पूर्ण विराम लगेगा। फोर्थ है बच्चों क्या कर रहे हो। तो बच्चों के बाद अल्प विराम, क्या कर रहे हो क्वेश्चन हो गया तो प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा है कचरा इधर उधर मत फेंको। तो एक तो इसमें लगेगा पूर्ण विराम, दूसरा इधर उधर के बीच में लगेगा योजक चिन्ह जो डैश होता है। सिक्स्थ है अरे बाप रे इतना बड़ा हाथी। अरे बाप रे विस्मयादि बोधक और उसके बाद में पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर करने हैं। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी, जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी। वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज़ भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींचकर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। यह एक गद्यांश था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है रीनू ने सबसे क्या कहा था। रीनू ने सबसे कहा था कि रेवा की मम्मी ने सबको रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरा प्रश्न है रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी। रीनू रेवा के जन्मदिन का शाम का नज़ारा देखना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी। रीनू स्कूल में यह सोच रही थी कि मैं ही सबका अप्रैल फूल बना रही हूँ, इसलिए मुझे शाम को रेवा के घर सबके खिसियाने चेहरे देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा। रीनू ने देखा कि सब खा पी रहे हैं और सचमुच रेवा का जन्मदिन है। फिफ्थ क्वेश्चन है रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ। रीनू सबका अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में उसका ही अप्रैल फूल बन गया। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर ये एक अनुच्छेद है,
इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। मुरली वाला बोला, इसके बाद आएगा अल्प विराम। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लग जाएगा। ये इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको क्या पता बाबूजी इसकी लागत, इसकी जो असली लागत है वह क्या है। तो यहाँ पर आ गया प्रश्नसूचक चिन्ह, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं। यहाँ पर अल्पविराम, दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम आ जाएगा और दोहरा उद्धरण जो चिन्ह था वहाँ यहाँ पर आकर उसको हम बंद कर देंगे। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, अल्प विराम, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते, पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। यहाँ पर अल्प विराम और लास्ट में पूर्ण विराम। तो ये अनुच्छेद हमारा पूरा हो गया है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना है। जो बिंदी होती है अनुस्वार। पहला है प्रशंसा, वर्ड बनेगा प्रशंसा का, तो यहाँ पर डॉट लग जाएगा। दूसरा है कधा, तो कंधा यहाँ पर लग गया। तीसरा है दत्त, तो दंत हो जाएगा। चौथा है महत, महंत हो जाएगा यहाँ पर डॉट लगकर। पांचवा है हिद्दी, तो हिंदी हो जाएगा। छठा है प्रात, तो प्रांत, ऊपर डॉट लग जाएगा। सातवां है हंस, तो इसका हो जाएगा हंस। आठवां है दग, तो दंग हो जाएगा डॉट लगकर। फिर है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में रै के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें रै का प्रयोग करना है, मीन्स रै की मात्रा लगानी है। पहला शब्द है प्रभाव, तो प्रभाव नीचे रै लग जाएगा। दूसरा है केंद्र, तो केंद्र हो जाएगा, द में लग जाएगा नीचे। तीसरा है गाहक, तो गाहक कोई वर्ड नहीं होता, ग के नीचे लग जाएगा ग्राहक। चौथा है कर्मचारी, तो कर्मचारी बन जाएगा, ऊपर र लगकर। पांचवा है भ्रष्ट, तो भ्रष्ट हो जाएगा, नीचे लग जाएगा। छठा है निदयी, तो निर्दयी हो जाएगा, द के ऊपर ल लग जाएगा। सातवां है आश्चर्य, तो आश्चर्य, यह के ऊपर रै लग जाएगा। आठवां है प्रसाद, तो प्रसाद हो जाएगा, नीचे रै लग जाएगा पै के। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। जो नीचे डॉट लगता है, जैसे फ के नीचे, ज के नीचे। ये क है रोज, तो ये डॉट लगा देंगे, ज के नीचे रोज। टेलीफोन, फ के नीचे लग जाएगा। जिन्नत, जिन्नत हो जाएगा, ज के नीचे। चौथा है गरज, तो गरज हो जाएगा, ज के नीचे। लिफाफा, फ के नीचे। सिक्स्थ है नाज, तो ज के नीचे लग जाएगा, तो नाज। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला मुहावरा है फूला न समाना, तो इसका अर्थ होगा बहुत खुश होना। वाक्य हो जाएगा परीक्षा में अच्छे अंक देखकर मैं फूला न समा पाई, तो इसके अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। दूसरा है कान भरना, अर्थ होता है इसका चुगली करना। राम ने श्याम के खिलाफ उसकी माँ के कान भर दिए। तीसरा है दंग रह जाना, अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य होगा प्रश्न पत्र देखकर मैं दंग रह गया। फोर्थ है उल्लू सीधा करना, अर्थ है अपना काम निकालना। वाक्य होगा राहुल अपना उल्लू सीधा करना भली भांति जानता है। प्रश्न नंबर 16 करेंगे अब। खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खुश होना भाव को
प्रकट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं 5, जिनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला वाक्य बना है, घूमने की खबर सुनकर राम के मन में लड्डू फूटने लगे। मीन्स वह खुश हुआ घूमने की खबर सुनकर। दूसरा वाक्य है, जब रीमा की माँ ने परीक्षा का परिणाम देखा तो उनका मन गदगद हो गया, मतलब वह बहुत खुश हो गई। तीसरा वाक्य है, जब से सीमा का विवाह तय हुआ है उसके ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ रहे हैं, मतलब इसका भी मीनिंग क्या हुआ, ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ना मतलब खुश होना। दिवाली पर हर हिंदू अपने घर में घी के दिए जलाते हैं, तो घी के दिए जलाना मतलब भी खुश होना हो गया। बेटी के डॉक्टर बन जाने से शर्मा जी फूले न समा पाए, मतलब वह बहुत खुश हुए। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ संज्ञा के शब्द दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर हमें बताना है कि वह संज्ञा का कौन सा भेद है। मुस्कुराहट, मुस्कुराना क्या है, एक तरीके का भाव है, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। किसान, किसान क्या है, जातिवाचक संज्ञा। भिखारी भी जातिवाचक संज्ञा। धुलाई भाववाचक संज्ञा। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुकान जातिवाचक संज्ञा। शत्रुता भाववाचक। शिमला व्यक्तिवाचक। विद्यार्थी जातिवाचक। प्रश्न नंबर 18 है, अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें हमें अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम को पत्र लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे, सेवा में श्री मान नगर निगम अधिकारी, नगर निगम जो भी हमारा दिल्ली जो भी पड़ता है यहाँ पर वो लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, विषय मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु। मान्यवर, मैं चांदनी चौक क्षेत्र का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले के सूरज पार्क की सफाई की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में काफ़ी समय से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। बच्चे रोज़ शाम को पार्क में खेलने जाते हैं पर साफ सफाई न होने की वजह से वापस लौट आते हैं और घर पर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिनके कारण उनका शारीरिक व्यायाम नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ बढ़ती गंदगी से बीमारियों के फैलने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है, मोहल्ले के लोगों को होने वाली असुविधा और बीमारी फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पार्क की साफ सफाई के लिए ठोस कदम उठाकर कृतार्थ करें। धन्यवाद भवतीय अबस चांदनी चौक मोहल्ला निवासी। तो ये पत्र हो गया है, यहाँ पर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डीएवी क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर के और भी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। इसके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।